चलिए पिछली कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम करते हैं उदाहरण संख्या 8। निम्नलिखित विवरण आर एस लिमिटेड के समता अंश निगमन से संबंधित है। प्रति अंश राशि जो है वो इस प्रकार से दे रखी है, आवेदन पर 3 रुपये, बंटन पर 4 रुपये और शेष राशि मांग पर। तो सबसे पहले देखो ऑन एप्लीकेशन कितना दे रखा है, 3। ऑन अलॉटमेंट कितना दे रखा है, 4। और ऑन कॉल कितना आएगा, प्रति अंश इस प्रकार से दे रखा है 3 रुपये, तो 10 रुपये का है। ठीक है। अब आपके ये तो हो गए ये। अब आगे पढ़ लेते हैं। श्रेणीवार आवंटन जो कर रखा था वो इस तरह से था। 5000 अंशों के लिए जो आवेदक थे उनको 3000 अंश आवंटित किए। देखिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फर्स्ट पॉइंट, 5000 के लिए आवेदन आए थे, उन्हें कितने दे दिए, 3000 शेयर दे दिए। सेकेंड बी, 1,07,000 अंशों के आवेदकों को 50,000 अंशों का आवंटन किया। 1,07,000 आवेदकों को कितना, 50,000 अंशों का आवंटन किया। तीसरा, 1,88,000 अंशों के आवेदकों को 47,000 अंशों का आवंटन किया। 1,88 आवेदकों को 47,000 अंशों का आवंटन किया। कुल आवेदन कितने आए देख लेते हैं। 8, 5, 7, 12, 12, 20, 2 और 2 और 8 ये हो गए 3 लाख आवेदन आए। इधर देख लेते हैं 50। 1 लाख हमें क्या करना है, अंशों का आवंटन करना है। ठीक है। आवेदन पर प्राप्त आदि की राशि का उपयोग जो है वो बंटन व मांग पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आदि की राशि बचने पर उसे लौटा दिया जाएगा। आरएस लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए तथा रोकड़ बही बनाइए। देखिए अब आपके पास हमने यहां देख लिया एप्लीकेशन पे 3 रुपये आने हैं, अलॉटमेंट पे 4 रुपये आने हैं और लास्ट जो फाइनल कॉल है उस पर आपको 3 रुपये आने हैं। ठीक है ना। और शेयर्स हमने किस तरह से लिए हैं वो देख लिए। अब इसकी एक सारणी है जो इसी क्वेश्चंस में है, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए ये हमने बाइफरकेट ऑलरेडी कर दिया है। शेयर अप्लाइड किए थे 5,000, 1,07,000, 1,88,000, टोटल 3 लाख। और अलॉट किए हमने 3,000, 50,000 और 47,000, टोटल 1 लाख शेयर्स अलॉट किए। अब आपके पास 3 रुपये की दर से आपको प्राप्त कितनी हुई है अमाउंट, तो 3 के हिसाब से देखिए 15,000 रुपये, 3,21,000 रुपये और 5,64,000, टोटल 9 लाख रुपये आपको 3 लाख अंश जो आवेदन आए थे उन पर आपको एप्लीकेशन के साथ प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड, अब जो शेयर एप्लीकेशन मनी है उसे आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, आपके किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो 3 के हिसाब से 9,000 ये हो गए, 1,50,000 ये हो गए और 1,41,000 ये हो गए, टोटल हो गए 3 लाख। 1 लाख शेयर्स थे, 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख वहाँ एडजस्ट कर दिए। और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो बची है 6 लाख, उसको हम अलॉटमेंट के साथ, शेयर कॉल के साथ और इस तरह से आगे एडजस्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको पिछले एक क्वेश्चंस में आपको एक टेबल बना के बताई थी। सेम वैसे ही आपको करना है। मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो आपके पास जब ये आपने शेयर एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर कर दी है, तो इसके बाद जो बची राशि, जैसे यहाँ 15 में से 9 गए तो कितने बचे, 6। ठीक है, 6,000 एक्सिस मनी देख लेते हैं यहाँ 6,000। ठीक है, 3,21,000 में से 1,50,000 घटाए तो कितने रहे, 1,71,000 और
5,64,000 में से 1,41,000 घटाए तो कितने बचे? वो बच रहे हैं आपके पास 3 और 6 में से 4 गए तो 2 और 5 में से 1 गया तो 4,23,000। इस तरह से अपने पास टोटल बच जाएंगे 6 लाख रुपए। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ड्यू कीजिए, ये अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री। ये ड्यू होने की एंट्री क्यों नहीं की इसने? चलो, इन्होंने जो टेबल बना रखी है वो आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, तो मैं उसे सॉल्व कर देता हूँ आपको एक अच्छी सी टेबल बना के, ताकि आपके लिए आसान रहे। तो अब हम इस टेबल में बना लेते हैं। देखो, 5,000 के लिए आवेदन आया, 1,07,000 के लिए आवेदन आया, 1,88,000 के लिए आवेदन आया। आवेदन कितने के लिए आया? 5,000, 1,07,000, 1,88,000, टोटल आवेदन आ गया आपके पास 3 लाख। ठीक है, और हमने इनको अलॉट किए 3,000 शेयर्स इसको, 50,000 शेयर्स इसको और 46,000 शेयर्स इसको, टोटल 1 लाख शेयर्स। ठीक है, आवेदन पर राशि हमें प्राप्त हुई किस रेट से? 3 रुपये की दर से। 15,000, 3,21,000 और 5,24,000, करीब यही है। 5,64,000, सॉरी, 5,64,000। इस तरह से टोटल अमाउंट हमें प्राप्त हुई थी 9 लाख की। अब आपके पास जो ड्यू होनी है वो 3 रुपये की दर से आपके पास इससे रिलेटेड 9,000 रुपये आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए? शेयर कैपिटल का अकाउंट में। उसके बाद 1.5 लाख रुपये भी कहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए? इस वाले शेयर कैपिटल अकाउंट में। और 47,000 वाले भी लगभग 7,21 1 और 4,12 और 1 13 21 2 ठीक है, तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दी। टोटल अमाउंट हो जाएगी अपने पास 1 लाख के हिसाब से 3 लाख रुपए। ठीक है, अब आपके पास आवेदन की आधिक्य राशि कितनी है? तो ये देखेंगे 6,000 रुपये आपके पास आधिक्य पड़ा हुआ है। इधर आपके पास पड़ा हुआ है 1, 12 में से गए 7 और 2 में से 1,71,000 रुपये आपके पास एडवांस पड़ा हुआ है। 5,64,000 में से आप लेस करेंगे तो आएगा 64 2 और 4,23,000, यानी कि अपने पास टोटल हो जाएंगे 6 लाख रुपये आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है। अब आपके पास आवेदन पर राशि कितनी ड्यू थी देख लेते हैं। आवेदन पर राशि है आपके पास 4 रुपये। आवेदन पर राशि कितनी है? 4 रुपये ड्यू है। तो कर लेते हैं मल्टीपल इसको, 4×3=12, ठीक है, 5×20, ठीक है, देय राशि तो यही आएगी। और ये आप मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आएगी 0 0 0, 7 चौक 28, 1 4 चौक 16 16 और 2 आपके पास हो गए 1,88,000। ठीक है, तो ये आपके टोटल ड्यू अमाउंट आ जाएगी, जो आपके 4 लाख के करीब अमाउंट बनेगी। ठीक है, अब आपको नेट अमाउंट कितनी
मिलेगी। देखो 12,000 है, उसमें से 6,000 तो आपके एडजस्ट हो जाएंगे, 6,000 आपको नेट अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, आपके पास 2 लाख में से 1,71,000 तो आपके एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी के बचेंगे कितने, 29,000 रुपये आपको नेट अमाउंट रिसीव हो जाएगी। और आपकी 1,88,000 जबकि आपके पास पड़े हुए थे 4,23, तो पूरे पूरे 1,88 आपकी एडजस्ट हो जाएगी, तो इसकी तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो नेट अमाउंट आपको रिसीव होगी साहब 35,000 रुपये एडजस्ट हो चुकी है। अब एडजस्ट कितनी हुई थी अपने, 71 यहाँ एडजस्ट हो चुकी है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। यहाँ आपके पास 6,000 पूरी एडजस्ट हो चुकी है, यहाँ कुछ नहीं बचा। 4,23 में से 1,88 तो एडजस्ट हो चुकी है, तो 3 यानी 13 में से 8 गए तो 5, 11 में से 8 गए तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, 2,35,000 अभी भी आपके पास शेष बचा हुआ है। ठीक है, 2,35 अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल पे ड्यू होने की अमाउंट, फर्स्ट कॉल पे मनी ड्यू होगी आपके पास 3 रुपये के रेट से 9,000। यहाँ आपके पास 1,50,000, यहाँ आपके पास 1,41,000, टोटल हो गए आपके पास 3 लाख रुपए आपकी अमाउंट ड्यू होगी। अब आप आगे देखिए, यहाँ आपके पास एक्सेस मनी पड़ी नहीं है, तो आपको टोटल कितनी अमाउंट रिसीव होगी, 9,000 की 9,000। यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ 1,50,000 के 1,50,000 रिसीव होंगे। और यहाँ आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा, तो आपके पास रिसिप्ट में आने वाली चीज़ है वो 1,59,000, और बाकी के 2,35 में से 1,41 एडजस्ट कर दीजिए। रिटर्न कितना करना है हमें, 4, और यहाँ 9 में से अगर 4 गए तो बचे कितने, सॉरी 13 में से 4 गए तो 9, तो 94,000 हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, और ये रिटर्न की अमाउंट आ जाएगी 94,000। तो इस तरह से आपको कंप्लीट सारणी बनानी है। ये सारणी आप देख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं कि इनकी एंट्रीज कैसे करनी है। देखो फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताई थी, ये पहली एंट्री होगी, उसके बाद ये दूसरी एंट्री हो जाएगी, उसके बाद ये तीसरी एंट्री, ये तो आधी की राशि, इसकी एंट्री नहीं होगी, उसके बाद ये तीसरी एंट्री हो जाएगी, फिर इसमें से जो एडजस्ट हो रहा है उसकी चौथी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये 5वीं एंट्री हो जाएगी, उसके बाद ये 6ठी एंट्री, ये नहीं होनी है, लेकिन यहाँ आपके पास ये 6ठी एंट्री हो जाएगी, और यहाँ से जो एडजस्ट हो रहा है उसकी 7वीं एंट्री कर देंगे। उसके बाद नेट अमाउंट मिलने वाले की 8वीं एंट्री, और 9वीं एंट्री आपके पास इसकी रिटर्न की एंट्री। तो इस तरह से ये कंप्लीट 9 एंट्री बनेगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आवेदन राशि प्राप्त हुई है ये कहाँ जाएगा, केस बुक में, ये कहाँ जाएगा, जर्नल में। ठीक है, उसी तरह से ये 2 एंट्रियाँ कहाँ जाएगी, जर्नल में, और ये एक एंट्री कहाँ जाएगी, केस बुक में। ये 2 एंट्रियाँ कहाँ जाएगी, जर्नल में। ये एक एंट्री कहाँ जाएगी, केस बुक में। ये एंट्री कहाँ जाएगी, केस बुक में। ठीक है, देख लेते हैं केस बुक में कितनी जाएगी, 1, 2, 3 और 4। देखें, देखिए लीजिए, सबसे पहले मैंने जो आपको एंट्री बताई है कौन सी, 9 लाख की एंट्री। देखिए 9 लाख रुपए है। उसके बाद सेकेंड एंट्री देख लेते हैं केस बुक के लिए, 35,000 की, 35,000 की एंट्री है। उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड एंट्री आपके पास 1,59,000 की, 1,59,000 की है। और लास्ट एंट्री देख लेते हैं 94,000 की, तो 94,000 की भी एंट्री है। और इस तरह से आप लास्ट में बैलेंस निकाल देंगे। तो ये होगी आपके पास केस बुक की। अब हम वो एंट्रीज भी देख लेते हैं। सेकेंड एंट्री जर्नल के लिए देख लेते हैं। देखिए एंट्री स्टार्ट करें। देखिए इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी से कैपिटल 3 लाख से हो रखी है, 3 लाख से। उसके बाद ये 2 एंट्री होनी है, देख लीजिए 4 लाख से ये एंट्री हो चुकी है, 4 लाख से होनी थी, हो गई। ठीक है, 4 लाख से हो गई।
आगे बढ़ते हैं। 4 लाख से एंट्री हो गई। उसके बाद इसमें से जो एडजस्ट हुई अमाउंट, वो एडजस्ट अमाउंट की एंट्री कर लेते हैं। एडजस्ट कितनी हुई होगी? अलॉटमेंट की हो गई 3.65 आपके पास एडजस्ट हो गई, और 1.41 आपके पास, सॉरी 3.65 आपको 3.65 कैसे, हाँ एप्लीकेशन पे तो एडजस्ट हो गई ना, ठीक है। देखिए 3.65 तो वहाँ तक चली गई, और अमाउंट कितनी बच गई आपके पास? 2.35 आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बची हुई है, एक्सीज अमाउंट, जो आपको आगे एडजस्ट करनी है, ठीक है ना। तो आपके पास 4 लाख तो था, 35,000, ये तो 3,65,000 जो भी आपकी अमाउंट है, वो 3.65 तो आपके पास यहाँ एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली एंट्री आप नहीं करें, केवल ये एक एंट्री कर लें 3.65 से, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर 3 लाख से, ये एंट्री यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से, और इसके साथ ही ये एक एंट्री और दूसरी एंट्री और होगी जो उसमें नहीं कर रखी है, ये वाली एंट्री। यहाँ मैंने क्या लिखना है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,41,000 से, बस ये बात ख़त्म। इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ये आप अच्छे से इस डायग्राम को, इस टेबल को अच्छे से बनाना सीख लेना, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उदाहरण, इस टेबल पे ध्यान ना दें, जो मैंने बनवाई है उसके अनुसार टेबल बनाएं ताकि आपके लिए आसान रहे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। स्वेट समता अंशों का निर्गमन यानी कि इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 288 के अनुसार स्वेट समता अंशों से आज से ऐसे समता अंशों से है जो किसी कंपनी द्वारा अपने संचालकों या कर्मचारियों को बट्टे पर या रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए, जैसे तकनीकी जानकारी देने के लिए या बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति के अधिकार उपलब्ध कराने के लिए या उनकी उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए जारी किए जाते हैं। यदि आप ये जो शेयर जारी करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये कंपनी द्वारा अपने संचालकों या कर्मचारियों को किन पर, जो उसकी रेट है उससे कम पर जारी किया जाता है, और रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किया जाता है। कैसे? कि अगर किसी ने तकनीकी जानकारी दी है तो उसके लिए, बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रकृति के अधिकार उपलब्ध कराए हैं तो उसके लिए, उपयोगिता में कोई वृद्धि करने का कोई कार्य किया है तो उसके लिए ये अंश जारी किए जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 में उन शर्तों का उल्लेख जिनके पूर्ण होने पर एक कंपनी स्वेट समता अंशों का निर्गमन कर सकती है जो निम्न है। देखो, पहले आपको ये शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 में जो भी शर्तें दे रखी उन्हें पूरा करोगे तभी आप स्वेट इक्विटी शेयर्स जारी कर सकते हैं। पहला देख लेते हैं। निर्गमन, कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर अधिकृत किया जाता है, यानी कि आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पारित करना होगा, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, स्पेशल रिजोल्यूशन में विशेष प्रस्ताव में अंशों की संख्या भी देनी होगी, और वर्तमान बाजार मूल्य क्या है उसका प्रतिफल यदि कोई हो, तथा संचालक या कर्मचारियों के वर्ग जिनको ऐसे अंश निर्गमित किए जाने हैं का क्या होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए कि हम इन्हें देना चाहते हैं, इतने अंश देना चाहते हैं और किस कारण से देना चाहते हैं, इसका प्रतिफल क्या है, वो सारी डिटेल आपको इसमें लिखी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट, स्वेट समता अंशों के निर्गमन की तिथि को कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त हुए कम से कम कितना, 1 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, तभी आप ये जारी कर सकते हो। और चौथा दे रखा है, यदि कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विपणि पर सूचीबद्ध हैं यानी कि लिस्टेड हैं, तो स्वेट समता अंशों का निर्गमन सेबी द्वारा इस संबंध में जो भी नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार ही करना चाहिए। तो ये हुए स्वेट इक्विटी शेयर्स, जिन्हें हम क्यों जारी करते हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारी या संचालक हमें या तो तकनीकी जानकारी देते हैं या बौद्धिक संपदा के अधिकार उपलब्ध कराते हैं या फिर उपयोगिता में वृद्धि करते हैं। उनके लिए उन्हें हम क्या करते हैं कि जो उसकी प्राइस होती है उससे कम दर पर हम उन्हें अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिकार अंश यानी राइट शेयर। राइट शेयर किन्हें कहा जाता है, कभी कभी
एक कंपनी को अपने व्यवसाय में वृद्धि या अन्य कारणों से अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में कंपनी अपनी संपूर्ण अनिर्गमित अंश पूंजी या उसके एक भाग को निर्गमित कर सकती है तथा आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटा सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के अनुसार अंश पूंजी वाली कंपनी जब भी अपनी अभिदत्त पूंजी में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त अंश निर्गमित करना प्रस्तावित करती है तो ऐसे अंश प्रस्तावित किए जाएंगे ऐसे व्यक्तियों को जो प्रस्ताव की तिथि को कंपनी के इक्विटी अंशों के धारक हैं प्रदत्त पूंजी के एक निश्चित अनुपात में उन अंशों के लिए एक प्रस्ताव का पत्र निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हुए भेजा जाएगा। देखो, अधिकार अंश किन्हें कहा जाता है, अभी तक आपको इसमें जो अभी तक मैंने पढ़ा है उससे आपको क्लियर नहीं हो रहा है। ये तो अभी तक ये चीज़ आई है कि अगर कंपनी को एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत पड़ रही है और अगर उसने अनिर्गमित अगर आपके पास पूंजी पड़ी हुई है तो आप क्या करो, उसे आप जारी कर सकते हो। ठीक है, निर्गमित कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन अब उसे जारी कर रहे हो तो क्या करो, सबसे पहले उन व्यक्तियों को देखो जो आपके ऑलरेडी अंशधारी हैं। ठीक है, उन्हें एक प्रस्ताव भेजिए कि देखिए हम ये अंश जारी करना चाह रहे हैं, आप अगर लेना चाह रहे हो तो आप हमें ये शर्तें पूरी करते हुए आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि उन्हें जब प्रस्ताव किया जा रहा है ना, उस प्रस्ताव को उनका एक राइट माना जाता है और जब उन्हें ये शेयर इश्यू किए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अधिकार अंश कहते हैं। अब देख लेते हैं आगे क्या क्या चीजें। देखो, ऐसा प्रस्ताव एक नोटिस के रूप में होगा जिसमें प्रस्तावित अंशों की क्या लिखी होगी, संख्या तथा प्रस्ताव की तिथि से समय सीमा जो 15 दिन से कम नहीं होगी तथा 30 दिन से अधिक नहीं होगी, यह लिखा होगा। यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसे अस्वीकार मान लिया जाएगा। दूसरी चीज, जब तक अंतर्नियमों में कोई विपरीत व्यवस्था न हो संबंधित अंशधारी की कंपनी द्वारा उसे प्रस्तावित अंशों को किसी भी अन्य व्यक्ति के पास परित्याग करने का अधिकार भी क्या होगा, प्राप्त होगा। और एवं वाक्यांश 1 में वर्णित नोटिस में इस अधिकार का विवरण भी होगा। तीसरी चीज, यदि पूर्वोक्त प्रस्ताव में निर्धारित अवधि में विद्यमान अंशधारी उन अंशों को लेने की स्वीकृति नहीं देता है तो ऐसे व्यक्ति से जिसे नोटिस दिया गया हो पूर्व में ही लिखित में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनिच्छा प्राप्त हो गई हो तो कंपनी का संचालक मंडल कंपनी तथा अंशधारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन अंशों का अन्य व्यक्तियों का आवंटन कर सकता है। इन अंशों के निर्गमन पर लेखा प्रविष्टियां उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से समता अंशों के निर्गमन पर की जाती है। अब मैं आपको, ये तो काफ़ी टिपिकल और काफ़ी टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ कि जब भी कंपनी अंशों का निर्गमन करना चाहती है तो वो क्या करती है कि अपने पास जो अनिर्गमित पूंजी है उन्हें सबसे पहले अपने ही अंशधारियों को प्रस्तुत करती है कि भाई आप इनको लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। वो लिख के भेज देती है कि हम ये पूंजी जारी करना चाह रहे हैं, इतने अंश जारी करना चाह रहे हैं, आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर 15 दिन कम से कम उनको दिए जाते हैं और 30 दिन के अंदर अंदर उनको अपना जवाब देके भेजना होता। अगर उन लोगों को नहीं लेना है तो मना कर देंगे, अगर उनको लेना है तो वो प्रस्ताव भेज देंगे। अगर उनको अपने अधिकार को किसी और को व्यक्ति को देना है तब भी वो बता देंगे भाई कि हमें इस व्यक्ति के फेवर में मेरा अधिकार त्याग रहा हूं ताकि वो शेयर ले सके। तो इस तरह से वर्तमान अंशधारियों को कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले अंशों को सबसे पहले खरीदने का जो अधिकार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिकार अंश। ठीक है, अब आगे देखते हैं कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना क्या होती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP कंपनियों के द्वारा अपने संचालकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने समता अंश प्रचलित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खरीदने का अधिकार दिया जाता है। ये व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इन प्रस्तावित अंशों को खरीद सकते हैं। कंपनी द्वारा अपने संचालकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को अंश देने का उद्देश्य उनकी कार्य क्षमता और अपनत्व की भावना को क्या है, बढ़ाना है। इसमें सिंपल सी कह रखी है कि हम अपने कर्मचारियों को, संचालकों को या प्रबंधकों को या अधिकारियों को हम एक ऑप्शन दें कि भाई आप चाहो तो या आप क्या करो, इन कम मूल्य पर, बाजार मूल्य से कम मूल्य पर आप हमारे अंश
खरीद सकते हो, ताकि क्या होगा कि जैसे ही वो अंश खरीदेंगे तो उसमें उनको ये लगेगा कि ये कंपनी के अपने भी स्वामी हैं, हम भी इनके एक सदस्य के रूप में हैं इस कंपनी के, क्योंकि वो जब पूंजी खरीदते हैं तो पूंजी खरीदने वाला उस कंपनी का मालिक या सदस्य होता है। तो जब कर्मचारियों में ये भावना आ जाएगी ये कंपनी अपनी है, तो वह क्या करेंगे, अधिक उत्साह से काम करेंगे। तो इन भावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या करते हैं, ये एक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना कर्मचारियों, संचालकों और प्रबंधकों को या अधिकारियों को दी जाती है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत आवंटित अंशों को संबंधित व्यक्ति आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर खुले बाजार में नहीं बेच सकता। अगर ले लिए हैं तो उन्हें बेच नहीं सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 237 के अनुसार कर्मचारी स्टॉक विकल्प से आज से कंपनी के संचालकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को कंपनी के अंश भावी तिथि को पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने के दिए गए अधिकार या लाभ के विकल्प से है। आगे देखते हैं एस्क्रो या निलंबन खाता। एस्क्रो अकाउंट कब खोला जाता है या कब खुलवाया जाता है, ये देख लेते हैं। एस्क्रो शब्द से आशय है एक अनुबंध के तहत किसी विनिर्दिष्ट शर्त के पूरा हो जाने तक गारंटी के रूप में तीसरे पक्षकार के पास जमा की गई नकदी या प्रतिभूति। यानी कि यदि, ठीक है, ये जो खाता खोला जाता है ये इस अनुबंध के तहत एक शर्त के साथ कि अगर हम उस शर्त को पूरा कर देते हैं, ठीक है, तब जाके इस खाते को बंद कर देंगे। जब तक पूरा नहीं होता है तीसरे पक्षकार के पास इतना पैसा पड़ा रहेगा एज ए सिक्योरिटी के रूप में। तो ये एस्क्रो खाता एज ए सिक्योरिटी के लिए खुलाया जाता है। आगे देखते हैं। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो कंपनी अपने अंशों का क्रय योजना के तहत वापस खरीद रही है उसे किसी बैंक में क्या करना पड़ेगा, एस्क्रो खाता खोलना होता है। देखो, कोई कंपनी अपने अंशों को वापस खरीद सकती है, ठीक है, लेकिन उन्हें परमानेंटली उन्हें क्या कर सकती, बंद नहीं कर सकती, ठीक है, खत्म नहीं कर सकती। तो वो बायबैक तो कर लेती है, लेकिन बायबैक जब भी करेगी ना, तब क्या कहा जाएगा, सेबी ने कहा है कि जब भी आप अपने ही शेयर्स को वापस खरीदते हो तो आप एक काम करो, एक बैंक में आप एस्क्रो अकाउंट खुलाओ और एक निश्चित राशि उसमें एज ए सिक्योरिटी के रूप में जमा कराओ, तभी आप क्या करोगे, ये जो आपके अपने शेयर हैं उन्हें वापस खरीद सकते हो। ठीक है, इनमें शामिल क्या चीजें हैं, देखो, किसी व्यवसायिक बैंक के पास जमा राशि या तो व्यवसायिक बैंक में खुला दो, किसी व्यापारिक बैंक के पक्ष में बैंक गारंटी, उचित मार्जिन के साथ स्वीकार्य प्रतिभूतियों का निक्षेप अथवा जमा, और चौथा दे रखा या उक्त 1 और 3 का मिश्रण, जो भी हो, 1 और 3 का जो भी मिश्रण हो। यदि क्रय वापसी के रूप में चुकाई जाने वाली राशि 100 करोड़ से अधिक नहीं हो तो एस्क्रो खाते में ऐसी राशि का केवल कितना 25% जमा कराना होगा, अगर 100 करोड़ से ऊपर नहीं है तो। और यदि चुकाई जाने वाली राशि 100 करोड़ से अधिक हो तो आपको आधिक्य का भी 10% चुकाना होगा। यानी कि 100 करोड़ तक तो 25% है ही है, उसके बाद जितना भी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ठीक है, चुका रहे हो, उसका 10% भी आपको जमा कराना होगा। इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि सबसे पहले तो आपके पास 100 करोड़ तक है, तब तक तो आप 25% कर लीजिए। यानी कि 100 करोड़ पर आपको कितना 25% के हिसाब से 25 करोड़ तो आपको एस्क्रो खाते में रखना ही है। ठीक है, बट अगर 25 करोड़ से, यानी मान लो आपने 1,50,00,000 करोड़ रुपए आपको चुकानी है, तो 100 तक तो आपको 25 सही है, उसके बाद 1,50 माइनस 100 तक का तो हो गया, तो कितना बचा 50। ये जो आधिक्य है इस पर आपको 10% और देना, जमा कराना होगा, यानी कि 5 करोड़ रुपए ये और जमा करवाने होंगे। तो इस तरह से टोटल राशि कितनी 30 करोड़ रुपए आपको जो आपका 150 करोड़ जो है वो अगर आधी राशि चुका रहे हो तब आपको 30 करोड़ रुपए क्या है जमा कराने होंगे। कहाँ, एस्क्रो खाते में। एस्क्रो खाते में जमा की गई राशि या प्रतिभूतियों को क्रय वापसी पूरी हो जाने पर सेबी की आज्ञा से वापस कर दिया जाता है और अनुपालना न होने पर जब्त कर लिया जाता है। तो ये होता है एस्क्रो या निलंबन खाता। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। 100 करोड़ से अधिक वाला क्या सिस्टम है, केवल आधिक्य का 10%, 25% तो वो होता ही है, आधिक्य का 10% और लिया जाता है। तो ये एस्क्रो खाता खोला जाता है जब हम अपने ही शेयर्स को कंपनी वापस खरीद रही है, तब हमें क्या सेबी ने साहब कहा है कि आप एक काम कीजिए, 100 करोड़ तक तो आप
भले 50 करोड़ का ही वापस आप चुका रहे हो, तो 50 करोड़ का यानी 25% यानी कि हो गए 12 करोड़ 50 लाख करीब, 25% है ना। तो ये आप क्या करो, एस्क्रो अकाउंट में जमा कर दो। अगर आपने 100 करोड़ का पेमेंट कर रहे हो तो आप एक काम करो 25 करोड़ जमा करा दो। अगर आप 150 करोड़ का पेमेंट कर रहे हो तो आप एक काम करो 25 करोड़ तो 100 तक है ही है, और जो आधिक्य बन रहा है 50 करोड़ उस पर आप 10% और जमा करा दो, यानी कि 30 करोड़ जमा करा दो। तो इस तरह से एस्क्रो खाता खोला जाता है। और क्यों खोला जाता है ये मैंने आपको बता दिया। इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।